ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक सारांश 30 अक्टूबर 2025 के लिए। नमस्ते और ईपीके कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। बुधवार को मुख्य खबर एक नाटकीय उलटफेर थी। बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए, एक निरंतर एआई रैली और फेडरल रिजर्व की नरम उम्मीदों से प्रेरित। लेकिन वह आशावाद दोपहर में ही उड़ गया जब फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने इस साल और अधिक ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया। यह एक क्लासिक खबर सुनकर खरीदो, खबर के बाद बेचो का दिन था, जिसे फेड के विभाजित होने, सरकार के बंद रहने और यूएस चीन व्यापार नीति में एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव ने जटिल बना दिया था। आइए कार्रवाई को तोड़ते हैं। सेक्शन 1, वैश्विक बाजार स्तर। यह दो पूरी तरह से अलग ट्रेडिंग दिनों की कहानी थी। सुबह का सत्र पूरी आशावादिता से परिभाषित था, जबकि दोपहर एक हॉकिश वास्तविकता जांच से परिभाषित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल स्ट्रीट मजबूत शुरुआत के साथ खुला। तीनों प्रमुख सूचकांकों ने रिकॉर्ड इंट्राडे क्षेत्र में प्रवेश किया। टेक सेक्टर के लिए एक और ऐतिहासिक दिन ने रैली को सुपरचार्ज किया। S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दोनों ही दिन के दौरान नए सभी समय उच्च स्तर पर पहुंच गए। नैस्डैक कंपोजिट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और नेतृत्व किया। हालांकि ये लाभ फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तरह से मिट गए। बंद होने तक बाजार ने अपने सभी लाभ त्याग दिए और दिन को मिश्रित और अपेक्षाकृत स्थिर रूप में समाप्त किया। उछाल को निरस्त कर दिया गया था। वैश्विक बाजार, जिन्होंने फेड की टिप्पणियों से पहले बंद किया था, का सत्र बहुत मजबूत रहा। यूरोप में लंदन का FTSE 101 प्रमुख था, जिसने नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया और 0.61% बढ़कर 9,756 पर बंद हुआ। पूरे महाद्वीपीय स्टॉक्स 600 हालांकि थोड़ा कम हुआ। एशिया में आशावाद स्पष्ट था। जापान का निक्केई 225 अविश्वसनीय 2.17% बढ़कर 51,308 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। चीन में शंघाई कॉम्पोजिट भी 0.70% बढ़ा। अपवाद था हांगकांग का हैंग सेंग, जो 0.33% गिर गया। धारा 2, मुख्य घटना, विभाजित फेडरल रिजर्व। पूरा बाजार फेड की दोपहर 2 बजे पूर्वी समय की घोषणा का इंतजार कर रहा था और इसने नाटक के मामले में निराश नहीं किया। जैसे कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी या FOMC ने अपने मानक ब्याज दर में 25 आधार अंकों या 1/4% अंक की कटौती का मतदान किया। यह नई फेडरल फंड्स रेट टारगेट रेंज को 3.75% से 4% तक कम कर देता है। कटौती का आधिकारिक कारण था रोजगार बाजार में बढ़ते जोखिमों के खिलाफ अर्थव्यवस्था को सहारा देना। नौकरी वृद्धि स्थिर रहने के कारण फेड स्पष्ट रूप से अपनी अधिकतम रोजगार की जिम्मेदारी को अपने मुद्रास्फीति से लड़ाई पर प्राथमिकता दे रहा है, भले ही मुद्रास्फीति अभी भी उनके 2% लक्ष्य से ऊपर चल रही है। यह एक संयुक्त निर्णय नहीं था। मतदान 10 से 2 था, जिसने समिति के भीतर गहरे विभाजन को दर्शाया। मृदु पक्ष पर फेड गवर्नर स्टीफन मिरान ने इस कदम के खिलाफ मतदान किया, यह तर्क देते हुए कि नौकरियों की रक्षा के लिए अधिक आक्रामक होने के लिए 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती करनी चाहिए। आक्रामक पक्ष पर कंसास सिटी फेड के अध्यक्ष जेफ श्मिड ने इसके खिलाफ मतदान किया, यह मानते हुए कि फेड को मुद्रास्फीति से लड़ते रहने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखना चाहिए था। यह विभाजन महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि फेड आगे के रास्ते को लेकर अनिश्चित है। चेयर पावेल ने स्वीकार किया कि फेड मूल रूप से अंधेरे में उड़ रहा है। अमेरिकी सरकार के बंद होने के चलते, जो अब इतिहास में सबसे लंबा है, फेड को श्रम सांख्यिकी ब्यूरो से महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा नहीं मिल रहा है। उन्हें आधिकारिक रोजगार या मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बिना ही अरबों डॉलर की नीति निर्णय लेने पड़े हैं। यह वही था जिसने बाजार को गिरा दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पावेल से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि दिसंबर में फिर से ब्याज दर में कटौती की बाजार की उम्मीद क्या है। उनके जवाब ने बुल्स को चौंका दिया। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, दिसंबर में एक और दर कटौती पूर्व निर्धारित निष्कर्ष नहीं है, यह उससे बहुत दूर है। इस एक वाक्य वित्तीय बाजार की सट्टेबाजी को उलट कर दिया।
व्यापारी जिन्होंने तीसरे कटौती को निकट आश्वासन के रूप में मूल्यांकित किया था, उन्हें तेजी से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। शेयर S&P 500, जो रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर था, ने तेज बिकवाली शुरू कर दी, जिसने पूरे दिन के लाभों को मिटा दिया। बॉन्ड बाजार की प्रतिक्रिया और 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, जो लगभग 3.98% के पास मंडरा रही थी, अचानक बढ़ गई। ये लगभग 10 आधार अंक बढ़कर दिन के अंत में लगभग 4.06% पर पहुंच गई। जब यील्ड बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बाजार मानता है कि दरें लंबे समय तक उच्च रहेंगी। कमोडिटीज पृष्ठभूमि में WTI क्रूड ऑयल स्थिर था, जो लगभग $60.50 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अनुभाग 3 AI गोल्ड रश। एनवीडिया ने तोड़ा $5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड। जबकि फेड ने मैक्रो कहानी पर हावी रहा, एकल शेयर कहानी ऐतिहासिक से कम नहीं थी। बुधवार को एनवीडिया इतिहास में पहली बार ऐसी कंपनी बन गई जिसने $5 ट्रिलियन की बाजार पूंजी प्राप्त की। शेयर में और 5% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि AI अवसंरचना का उछाल तेजी से जारी है। लेकिन यह केवल गति नहीं थी, यह 2 प्रमुख नए विकासों द्वारा प्रेरित था। एनवीडिया ने घोषणा की है कि उसने नई रणनीतिक साझेदारी के तहत नोकिया में $1 अरब की इक्विटी हिस्सेदारी ली है। इससे नोकिया NOK के शेयर 22.9% तक उछल गए। संपूर्ण AI संबंधित क्षेत्र में आग लग गई। टेराडाइन TER, जो चिप्स के लिए परीक्षण उपकरण बनाता है, मजबूत AI संबंधित मांग की रिपोर्ट के बाद 19% चढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट MSFT 2.0% बढ़ गया OpenAI के साथ पुनः कार्यान्वित साझेदारी की खबर पर। अमेजन AMZN ने 1% की वृद्धि की, यह पुष्टि करने के बाद कि वह 14,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करेगा। कारण अपने नए AI पहलों को वित्त पोषित करने के लिए पूंजी को मुक्त करना। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बड़े पैमाने पर पूंजी के पुनर्निवेश का स्पष्ट संकेत है। हालांकि विदेश से एक चेतावनी का शब्द आया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की वित्तीय नीति समिति ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि तेज बाजार सुधार का जोखिम बढ़ गया है और कि इक्विटी मूल्यांकन विशेष रूप से AI केंद्रित टेक कंपनियों के लिए खिंचाव दिख रहे हैं। अनुभाग 4 राजनीतिक और भू राजनीतिक चालकों। राजनीति ने भी बाजार की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप के एशिया यात्रा पर थीं। अमेरिका चीन व्यापार की उम्मीदें। राष्ट्रपति ट्रंप आज 30 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए निर्धारित हैं। उस बैठक से पहले 2 प्रमुख सुर्खियां सामने आईं। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि दोनों नेता चीनी वस्तुओं पर 20% फेंटानाइल संबंधित टैरिफ को आधा करने पर चर्चा करेंगे। यह चीन द्वारा अग्रसारण रसायनों के निर्यात पर कार्रवाई करने के बदले होगा। यह खबर बाजार की सुबह की आशावाद का मुख्य कारण थी। एक संभावित विशाल भू राजनीतिक बदलाव में रिपोर्ट किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन को एनवीडिया के नवीनतम AI चिप्स जैसे ब्लैकवेल श्रृंखला तक पहुंच की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं, जो एक बड़े व्यापार समझौते का हिस्सा है। यह पिछली नीति का एक बड़ा उलटफेर होगा और तकनीक और रक्षा क्षेत्रों के लिए बड़े प्रभाव डाल सकता है। अधिक सीधे राजनीतिक टिप्पणी में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी यात्रा के दौरान यह भी उल्लेख किया कि वह स्कॉट बेसेंट को अगले फेडरल रिजर्व चेयर के संभावित उम्मीदवार के रूप में विचार कर रहे हैं। धारा 5 क्रिप्टोकोना। अंत में डिजिटल एसेट क्षेत्र में बाजार शांत लेकिन मजबूत थे, अपने हाल के लाभ को बनाए रखते हुए, क्योंकि वे भी फेड का इंतजार कर रहे थे। बिटकॉइन BTC अपनी जगह बनाए हुए था, लगभग $1,13,000 के पास स्थिरता से कारोबार कर रहा था। इथेरियम ETH भी मजबूत बना रहा, $4,000 के स्तर से ऊपर। पावेल की टिप्पणियों से पहले इंतजार और देखने का दृष्टिकोण अपेक्षित था, लेकिन पर्दे के पीछे संस्थागत रुचि अभी भी उच्च बनी हुई है। IBIT ब्लैकरॉक के नेतृत्व में नए अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF ने लगभग $200 मिलियन का शुद्ध प्रवाह देखा। इथेरियम ETF ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग $246 मिलियन का नया पूंजी आकर्षित किया। यह दर्शाता है कि जबकि व्यापारी सतर्क थे, संस्थागत स्वीकृति का बड़ा रुझान जारी है। निष्कर्ष, आपके मुख्य निष्कर्ष। तो बुधवार
29 अक्टूबर की घटनाओं का सारांश इस प्रकार है। फेड ने अपेक्षा के अनुसार 25 आधार अंकों की दर में कटौती की, लेकिन चेयर पावेल की पूर्व निर्धारित निष्कर्ष नहीं टिप्पणी दिसंबर में कटौती पर एक हॉकिश आश्चर्य थी, जिसने दिन का रिकॉर्ड सेटिंग रैली खत्म कर दी। एनवीडिया ने अपनी बाजार की स्थिति को मजबूत किया है, विश्व की पहली $5 ट्रिलियन कंपनी बनकर, जिससे पूरी एआई पारिस्थितिकी तंत्र भी ऊपर उठ गया। अब सभी की नजरें ट्रंप की बैठक पर हैं, जिसमें कम टैरिफ और एआई चिप निर्यात प्रतिबंधों पर बड़े उलटफेर की संभावना है। एफआईडी 10-2 वोट दिखाता है कि फेड बेरोजगारी बाजार के स्थिर होने और स्थायी मुद्रास्फीति से निपटने के तरीके पर गहराई से विभाजित है, विशेष रूप से बिना विश्वसनीय सरकारी डेटा के। वह दिन था जिसकी शुरुआत एआई प्रेरित उत्साह से हुई और अंत मैक्रो आर्थिक वास्तविकता की एक खुराक के साथ हुआ। यह इस वीडियो के लिए सब कुछ है। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी दैनिक बाजार विश्लेषण के लिए सदस्यता लेना न भूलें। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।